हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। इस चैप्टर में हम देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि विदेश नीति से क्या अभिप्राय है, अपने विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, विदेश नीति के प्रमुख जो उसके लक्ष्य हैं, उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे और विदेश नीति के निर्माण के आंतरिक और जो बाह्य कारक हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विदेश नीति से क्या अभिप्राय है। देखो, जो कोई भी देश जो स्वतंत्र देश होता है, वो स्वतंत्र देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक रोल प्ले करता है। उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो रोल प्ले करता है, वो जो दूसरे देशों के साथ जो अपने संबंध स्थापित करता है, जो रिलेशन स्थापित करता है, उसके पीछे किसी भी स्वतंत्र देश का अंतिम जो उद्देश्य होता है, वो अंतिम उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित। किसी भी देश का जो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रोल प्ले करता है, उसमें उसका प्रमुख जो हित होता है, राष्ट्रीय हित, वो है उसका, जैसे वो अपने उस देश की रक्षा, आर्थिक सहयोग, जो दूसरे देशों के साथ वो आर्थिक सहयोग स्थापित करता है और उस आर्थिक सहयोग में वो आर्थिक पुनर्निर्माण, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है वो कार्य करता है। उसको दूसरे अन्य देशों के तकनीकी और फाइनेंशियल जो क्षेत्र होता है उसके अंदर उसको मदद की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है उसके अंदर अपने देश की सुरक्षा, रक्षा को लेकर के, तो वो अपनी रक्षा है, उसके अपने आर्थिक पुनर्निर्माण है, सेना है, हथियार वगैरह हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जनता का ज़्यादा से जो एक सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम उनको एक प्रकार से उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते। ऐसे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है। वो जो संबंध स्थापित करने की जो उसकी पॉलिसीज होती है, उसी को ही विदेश नीति कहा जाता है। जैसे देखो, जैसे अरस्तु ने कहा कि मनुष्य जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरों के सहयोग के बिना अपना पूरा विकास नहीं कर सकता, अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये देश जो हैं वो अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए, जो अपने सैनिक जो है दृष्टि से स्ट्रांग बनने के लिए, उसको दूसरे देशों के सहयोग पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अन्य इस प्रकार वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो अपना रोल प्ले करता है, अपने उन विदेश संबंधों को स्थापित करता है, दूसरे देशों के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है, उनसे दोस्ती करता है, या उन जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक विश्व बिरादरी में वो अपने आप को ऐसा इस प्रकार से संगठित करता है ताकि वो आर्थिक रूप से और सैनिक दृष्टि से वो ताकतवर बने, मजबूत बने। कैसे मतलब संबंधों को ही विदेश नीति कहा जाता है। तो इस प्रकार विदेश नीति जो है, जो अपना देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले जो है वो शुरू किया है। क्योंकि उससे पहले जो है अपने विदेश संबंध जो होते थे, दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित करने हैं, रक्षा का है, वित्त का है, संचार का है, या और दूसरे अन्य जो भी है, उससे पहले वो सभी के सभी जो निर्णय होते थे, वो निर्णय जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जाते थे। और हमने जब आज़ादी मिली, संप्रभु सत्ता संपन्न एक देश बना इंडिया, और वो उतने ही जल, थल और वायु में वो स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, वो स्वयं निर्णय ले सकता है। तो 1947 की जो भारत आज़ादी के बाद जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें अपना रोल प्ले शुरू किया है। तो कोई भी देश है, जब वो अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, तो उस विदेश नीति के अंदर जो उसके आंतरिक और जो बाह्य कारक है, उसको वो प्रभावित करे बिना नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपने विदेश नीति के जो आंतरिक कारण हैं, आंतरिक कारण, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहला हमारा जो आंतरिक कारण है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अपने देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऊपर ज़बरदस्त पकड़ थी, यानी कि वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में उन विषयों की बारीकी से उसने उन चीज़ों को सोचा समझा और उसकी अच्छी पकड़ भी थी। तो उसने सबसे पहले आंतरिक कारक में ये महसूस किया कि भी हमारा जो जोग्राफिकल जो एरिया है भारत का, उस आंतरिक कारक में जो हमारा जोग्राफिकल जो एरिया है, यानी कि जो भूगोल के अंदर, यानी कि इस संसार के अंदर जो भारत की लोकेशन है, जो भारत की स्थिति है, वो स्थिति भी इसको प्रभावित कर रही थी। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जब इंडिया जो है वो स्वतंत्र देश बना, तो उस समय संसार के अंदर कोल्ड वार, शीत युद्ध, यानी कि वास्तविक युद्ध न होकर के युद्ध कैसी स्थिति थी, गोली एक भी नहीं चली 46 ईयर तक, यानी 46 साल तक कोल्ड वार जो है 1945 टू 1991, ये जो कोल्ड वार था ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोवियत ऑफ रिपब्लिक, इनके बीच एक विचारात्मक जो है वो एक लड़ाई थी। एक साम्यवादी विचारधारा का था यूएसएसआर और एक पूंजीवादी विचारधारा का। तो इस प्रकार उनकी एक वैचारिक लड़ाई थी और उस वैचारिक लड़ाई में अब भारत जो है वो फंसना नहीं चाहता था, वो शामिल नहीं होना चाहता था, उसकी मजबूरियां थी। और वो कौन कौन सी मजबूरियां थी, कौन कौन से ऐसे आंतरिक कारक थे जो हमें प्रभावित कर रहे थे। तो यदि हम एक बार सोचो, आपको पता है कि जब इंडिया जो है आज़ाद हुआ तो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा इस देश में, और उस शासन के दौरान उन्होंने खूब इस देश का आर्थिक शोषण किया था। उस समय में इंडिया के अंदर बेहद गरीबी, बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े हुए थे हम, और फिर धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो चुका था, कम्युनल राइट्स दंगे हुए, विस्थापन हुआ लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर, उन लोगों को रोजगार देना, उनको विश्वास दिलाना कि आप सुरक्षित हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि आंतरिक कारकों में भारत के अंदर बेहद गरीबी, बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, भूखमरी और फिर सांप्रदायिक दंगे और फिर नई नई आज़ादी मिली है हमें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम जो अपना रोल प्ले करेंगे, तो हमारे आंतरिक जो मजबूरियां हैं वो क्या है, उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर थे, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत कमजोरी थी, कृषि का पिछड़ापन था, तो गरीबी थी, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो सेक्टर थे वो काफ़ी पिछड़े हुए थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी हालात जो है वो काफ़ी नाजुक थे। तो यदि भारत मानो किसी भी एक गुट में शामिल हो जाता, यूएसए ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, यूएसए ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए या अपने समर्थक जो देश हैं वो उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या उनको एक प्रकार से सिक्योरिटी देने के लिए नाटो एक सैनिक संगठन बनाया। यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया, इसने वार्सा पैक्ट बनाया, और यह था कि भी यदि किसी एक यूएसएसआर समर्थक राष्ट्र पर कोई अन्य राष्ट्र अटैक करता है तो सभी मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। ऐसा ही अमेरिका ने 1949 में किया, नाटो संगठन बनाया। मतलब इससे क्या हुआ, एक प्रकार से सैनिक संगठन बनने लगे, और वो सैनिक संगठन जो है अब भारत की मजबूरी थी, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। यदि एक गुट में शामिल होता तो दूसरा गुट नाराज होता, और हमें दोनों गुटों के सहयोग की जरूरत, दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि उस समय ये देश जो है
वो मतलब हम ये कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से भी और तकनीकी दृष्टि से भी काफी मतलब इनके अंदर काफी इनोवेशंस जो है, आविष्कार जो हो चुके थे या तकनीकी दृष्टि से और फाइनेंशियल दृष्टि से काफी मजबूत थे। तो हमें दोनों देशों के सहयोग की जरूरत थी ताकि भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण जो है वो किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका भी हम इनसे मदद ले सकते हैं, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उससे मदद ले सकते हैं। किसी एक में जाते तो दूसरा गुट स्वभावतः नाराज होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत जो है इसने ये महसूस किया कि भी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ जाएंगे, हम गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे, किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होना। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्या भारत की विदेश नीति अलगाव वाली विदेश नीति है या तटस्थ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े शानदार तरीके से इस बात को समझाया कि हमारी जो है नीति न तो तटस्थ की है। तटस्थ का मतलब क्या है कि मानो दो गुट हैं और उन दोनों के बीच विचारात्मक लड़ाई है या कोई डिस्प्यूट्स है और हम उसमें निर्णायक जो है स्थिति में है, हमारी थर्ड पार्टी है, तो हम मूक दर्शक बने नहीं बैठेंगे, हम मौन की अवस्था में नहीं रहेंगे। उसमें किसकी गलती है, उसमें चाहे वो कोई भी है और वो हमारे से नाराज हो, हम उसको गलत ठहराएंगे। वहां मौन नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चाहे वो यूएसएसआर है चाहे वो यूएस से है, हम उसकी जो गलती है या जो उसका एक प्रकार से हम वो कह सकते हैं कि अपनी आर्थिक दृष्टि से या तो सैनिक दृष्टि से वो उसको दबाना चाहता है या वो उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना चाहता है, रंगभेद के खिलाफ करता है, तो हम उसकी ऐसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। वहां हम मूक दर्शक की अवस्था में नहीं रहेंगे। साथ के साथ उसने ये भी बताया कि अलगाववादी भी हमारी नहीं है। अलगाव का मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो घटनाक्रम है हम उससे अलग नहीं रहेंगे, उससे अलग नहीं रहेंगे। आप देखो भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने जो आजादी प्राप्त की है सिर्फ अपने देश के अंदर ही वो आंदोलन उन्होंने नहीं चलाया है, विदेशों में जाकर के भी उन औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ भारत ने आवाज उठाई है। चाहे वो रंग भेद की नीति का मामला हो, चाहे वो उपनिवेशवाद का मामला हो, चाहे वो साम्राज्यवाद का मामला हो। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जो है वो 22 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़े थे। युगोस्लाविया, युगांडा, इनको आज़ादी दिलाने में भारत का अहम योगदान है। तो हम अलग भी नहीं रहेंगे। दोनों चीजें समझ में आ गया, आपको क्लियर होगा कि भारत की विदेश नीति जो है वो न तटस्थ वाली है और न ही अलगाववादी है। अब आ जाओ अपने वापस फोकस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब आंतरिक कारकों में भारत की जो भौगोलिक जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है वो प्रभावित कर रही थी। अब मान लो भारत जो है वो यूएसए के गुट में शामिल हो जाता, यानी नाटो की सदस्यता ले लेता, तो जो भारत के दो पड़ोसी राज्य हैं, रसिया यानी यूएसएसआर, उसमें तो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ना साम्यवादी विचारधारा के देश हैं, तो ये बिल्कुल हमारी जो बाउंड्री है, एक प्रकार से जो सीमा है, उस नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी। तो फिर ये देश के अंदर जो है, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था उस समय और फिर अपने देश के अंदर देशी रियासतों विलों का इनका सिस्टम था, तो भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना जरूरी था। यदि ये ताकतें हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर देगी तो हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा होगा। यदि हम यूएसएसआर के गुट में चले जाते हैं तो एक डियागो गार्सिया द्वीप है हिंद महासागर में, और वहां अमेरिका का एक सैनिक अड्डा है, और वहां से और भारत के बीच जो दूरी है वो सिर्फ आधे घंटे की दूरी है। तो इस प्रकार अमेरिका नाराज होता या वो हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करता, हस्तक्षेप करता। साथ के साथ हमें दोनों गुटों की भी जरूरत थी, सहयोग की जरूरत थी, ताकि भारत का आर्थिक निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति थी
उस कारण भारत किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि हमारी वोकेशन ही स्थिति जो है ऐसी थी। इस प्रकार हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा आंतरिक कारकों में, वो दूसरा टॉपिक है आर्थिक समस्याएं। देखो उस समय भारत जो है, मैंने आपको बताया पीछे कि 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, तो आर्थिक दृष्टि से भी हमारा काफी पिछड़ापन था और उस पिछड़ापन को दूर करना है और यहाँ औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है। उसके लिए जैसे देखो डैम जो है वो बनाए गए, परमाणु संयंत्र जो है उनकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन परमाणु संयंत्रों में जो डैम बनाए गए हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो पैसा है, वो हमारी मजबूत, हम इनका जो भार है, ऐसे बड़े जो प्लान वगैरह है, जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसीज है, जिनको लागू करना है भारत में और इसको गरीबी से बाहर ले जाना है, तो ऐसे बड़े जो प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्टों को स्थापित करने में, उनको लागू करने में भारत के पास टेक्नोलॉजी और जो एक प्रकार से उसकी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो काफ़ी वीक थी, बहुत कमज़ोर थी। और इस प्रकार के यदि प्रोजेक्ट हम ला करके लोगों के उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं, कृषि जो परंपरागत क्षेत्र है उसको आधुनिक कृषि में बदल सकते हैं, नए उद्योग जो हम स्थापित कर सकते हैं, उद्योगों को प्रॉपर वे में एनर्जी प्राप्त मिले, ऊर्जा मिले, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु संयंत्र जो है वो स्थापित करने पड़ेंगे। तो उसकी टेक्नोलॉजी और जो पैसा है वो हम इन दोनों देशों से सहयोग कर सकते हैं। आपको पता है दुर्गापुर है, भिलाई, इस प्रकार के जो बड़े संयंत्र इस्पात के अंदर लगे थे वो जर्मनी के सहयोग से थे, यूएसएसआर के सहयोग से और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किए गए थे। तो इस प्रकार हम आर्थिक जो मजबूरियां थी हमारी, ताकि उस गरीबी पर काबू पाया जा सके, बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके, लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है उसको बढ़ाया जा सके, तो इस प्रकार के जो बड़े जो प्रोजेक्ट थे उनको लागू करने के लिए भी भारत को इन दूसरे देशों के सहयोग की जरूरत थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है क्या कारण थे, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सैनिक कारण। सैनिक कारण यानी कि उस समय मिलिट्री वे जो है हमारा वो भी काफी वीक था, यानी मिलिट्री तौर पर हम ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थे, इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे हम। तो ये भी हमारी एक मजबूरी थी कि हम किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे, नॉन अलाइनमेंट की तरफ हम जाएंगे, गुट निरपेक्षता की तरफ हम जाएंगे। तो सैनिक कारण भी थी। चौथा जो कारण है वो है हमारी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी जो संप्रभु सत्ता जो है उसको भी हम स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप सोचो एक बार, यदि हम किसी भी एक गुट में शामिल हो जाते हैं, किसी भी एक गुट में शामिल हो जाते हैं, तो वो जो गुट है, क्योंकि ये जो वो कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। यदि हम उसके कहे अनुसार करेंगे तो एक कठपुतली के रूप में हमारी भूमिका हो। कठपुतली मतलब क्या है कि जो दूसरों के इशारे पर नाचने वाला होता है, यानी कि जैसे मान लो एक रिमोट कंट्रोल है और उस रिमोट कंट्रोल वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में है और वो खिलौना वो उस पर काबू कर रहा है, पूरा का पूरा वो उसको चला रहा है और वो अपनी मर्जी से उसको आदेश दे रहा है, या उसको मतलब उस जो भी मूवमेंट हो रहा है वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में उसका कंट्रोल है। तो हम किसी दूसरे देश के इशारों पर नाचने वाले ना हों, हम स्वयं राजनीतिक रूप से अपने निर्णय ले सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत जो है वो कठपुतली भी नहीं बनना चाहता था। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो अपनी जो एक प्रकार से जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखना चाहता था। साथ ही साथ नंबर 5 हम देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो हमारे नेता थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो आदर्श थे, उन्होंने जो अपने नैतिक मापदंड स्थापित किए थे, जो मूवमेंट चला था उस दौरान, वो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यानी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद
उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। और उस लड़ाई में, क्योंकि देखो, यदि हम जो कोल्ड वार है, ये जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध एक प्रकार का नया उपनिवेशवाद है। नया उपनिवेशवाद का मतलब अपने समर्थक राष्ट्रों को अपने पास बुलाओ और उनके जो रिसोर्सेज हैं अंदर खाते, हम उन रिसोर्सेज का दोहन करेंगे, उनका शोषण करेंगे। तो ये क्या था? ये एक प्रकार से नव उपनिवेशवाद था। आप, क्योंकि ये एक दूसरे देशों के खिलाफ जासूसी करना, उसकी बात को न मान करके सैनिक तख्ता पलट करके उसको सत्ता से बाहर कर देना और अंदर खाते उस देश के जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो संसाधन हैं, उनको कैप्चर करना। जैसे आज आप देखते हो ईरान, इराक, सूडान, इन देशों के अंदर जो इराक के अंदर जो या ईरान के अंदर जो एक प्रकार से अमेरिका जो है वो इंटरफेयर करा उसके आंतरिक मामलों में, क्योंकि उसकी गीध दृष्टि लगी हुई है उसके जो तेल संसाधन है उनके ऊपर कब्जा करने की। तो इस प्रकार हम अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, देखो, एक नया जो तालिबान सरकार जो है वो स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक प्रकार का नव उपनिवेशवाद है। ये उस विचारधारा के दम पर अपने देश के रिसोर्सेज को जो है वो कब्जे में करना चाहता है। तो अपने राष्ट्रीय नेताओं के जो आदर्श थे, उनकी जो विचारधारा थी कि भी रंग भेद के खिलाफ वो लड़ रहे थे, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, वो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे और वो लोकतंत्र के समर्थक थे, वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो लेकर के चल रहे थे। तो जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उन आदर्शों के भी खिलाफ थी ये विचारधारा। ये दोनों ही जो है उनकी विचारधारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जो है उस जो संगठन जो थे हमारे सैनिक संगठन, नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, इन विचारधारा में हम न जाकर के हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्थापित किया। नंबर 6 है हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखो, अपने हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे संत, कवि और महात्मा जो हैं वो पैदा हुए हैं जिन्होंने संसार को सत्य, अहिंसा, जियो और जीने दो का संदेश दिया है। या भारत जो है वो एक विश्व गुरु के रूप में रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध है, उसका पूरा का पूरा जो सिद्धांत था वो अहिंसात्मक सिद्धांत था कि संसार में जियो और जीने दो। ये जो सिद्धांत थे जिनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पहचान है भारत की, महात्मा बुद्ध जो है वो इसी धरती से पैदा हुआ है। स्वामी विवेकानंद, योग की जो शिक्षा है वो भारत की इस भूमि से निकली है। तो ऐसे ऋषि मुनियों वाला देश रहा है भारत, जिसने पूरे संसार को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। और ये जो विचारधारा थी वो हमारे जो महापुरुष थे जिन पर हम प्राउड फील करते हैं, ये उन महापुरुषों की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के खिलाफ थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है या भारत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति के ये थे आपके आंतरिक कारण। यानी कि इससे आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इसके बाह्य कारक हैं। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो बाह्य कारक है, उस बाह्य कारकों में कि ये तो आंतरिक कारक थे प्रभावित कर रहे थे, और जो बाह्य कारक थे वो कौन कौन से थे, और भारत की विदेश नीति के जो लक्ष्य हैं और भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, और उन प्रमुख सिद्धांतों में जैसे पंचशील है, गुट निरपेक्षता है, और फिर गुट निरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।